हेलो एवरीवन। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का भी लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने जस्ट अभी कवर किया है। उसमें हमने साउथ अफ्रीका की स्टोरी कवर कर लिया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया और वहाँ की अपार्टheid सिस्टम को कैसे ख़त्म किया गया था। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो इंडिया अपनी कंट्री है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को क्यों अपनाया, कैसे अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम और मोटो क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले ऐसा हम जब पढ़ते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को 1946 के 1950 के बीच में लिखा गया था, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने का काम किया था, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पापा का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी, तो 1928 में अंग्रेजों से डिमांड करी थी कि जब हम अपने कंट्री हम आज़ाद होंगे, कि इंडियन कंट्री हमारी बनेगी, इंडिपेंडेंट हम कंट्री बनेंगे, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा इस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले इन्होंने 1928 में इसको उसका जो एक कह सकते हैं ड्राफ्ट तैयार किया था। इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करके अगेन इन्होंने इन्होंने ही 1931 में 2 साल के बाद में फिर से लिखा था मोतीलाल नेहरू ने। और ये जो ड्राफ्ट था इन्होंने अकेले नहीं लिखा था, 8 और लीडर्स थे, नेता थे, जिन्होंने मिल करके ये ड्राफ्ट जो बेसिकली तैयार किया था। और इसमें इन्होंने मांग क्या रखी थी? इन्होंने मांग ये रखी थी अंग्रेजों के सामने कि जब भी हम इंडिपेंडेंट इंडिया बनेंगे, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब हम किसको अपनाने की बात कर रहे हैं? डेमोक्रेसी को। दूसरा, सोशल जस्टिस देंगे। जितने भी हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन होंगे, मार्जिनलाइज सेक्शंस होंगे, वुमेन्स होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, वेल्दी पर्सन होंगे या पुअर पीपल्स होंगे, सबके लिए हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे। और सबको जो है, जितने भी हमारे वहाँ सिटीजन्स होंगे, सबको हम क्या देंगे? फ्रीडम देंगे। और सबको लिबर्टी वाली कि वो भी अपने आप अंदर को समझ सकें कि हम भी जो है इस कंट्री के एक सिटीजन है, तो हमारे पास क्या क्या राइटिंग है, उनको सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों की मांग जो है मोतीलाल नेहरू ने 1928 में और 31 में ये मांग रखी थी। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। उसके बाद में अ, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि आपको स्टोरी पता होगी कि 1985 में जब आईएनसी बनी थी, आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद में ही इन्होंने जो है धीरे धीरे अंग्रेजों के सामने जो है अपनी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी थी कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। हमारे वहाँ से जो वेल्थ जो है अपने देश से इंडिया की तरफ से ब्रिटेन की तरफ जा रहा था, तो बहुत सारे जो हमारे वहाँ के बुद्धिजीवी नेता थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आप जो है हमारे इंडिया का धन अपने देश में क्यों लेके जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद मैंने आपको दो चीज कानून के बारे में बताया था। 1909 में एक कानून बना था जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसके 10 ईयर्स आफ्टर में एक कानून बनी थी, उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये जो दो कानून बनी थी, तो इसमें बेसिकली ये किया गया था कि 1909 में ये किया गया था कि जितने मुस्लिम्स हैं ना, उनको क्या किया गया था कि उनकी फ्रेंचाइज अलग कर दी गई थी। मतलब ये कि अगर कोई मुस्लिम नेता लड़ना चाहता है तो इसको वोट देंगे कौन? केवल मुस्लिम ही दे सकते हैं। अगर हिंदू चुनाव लड़ा तो उसको केवल हिंदू वोट देंगे। तो ये 1909 में शुरू किया गया था। 1919 में 1919 में ईयर में जब दूसरा वाली कानून बना था, इसके 10 साल बाद में, इसमें गवर्नमेंट ने ये बोल रखा था कि जो गवर्नमेंट है अभी, एक है स्टेट लेवल की राज्य के स्तर पे और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट के लेवल पे इन्होंने ये दे दिया था कि जितनी भी इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे ना, चुनाव लड़ सकती हैं और चुनाव लड़ करके स्टेट के लेवल पे अपनी गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो उनको थोड़ा सा सेल्फ यू कहें तो सेल्फ डिपेंडेंस देने वाली, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की जो है बात, ये कर दी गई थी। कब? फुल फ्रीडम दे दिया गया था स्टेट लेवल पे। बट सेंट्रल लेवल पे ये था कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट किसके हाथों में बनेगी? ब्रिटिशों के हाथ में लगेगी। इसको भी ख़त्म कर दिया गया। कब? 1935 में। 1935 में फिर एक और कानून बना और इस कानून में ये बोला गया था कि इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें ये बोला गया था, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, लेकिन मेन इसमें ये था
कि जब भी इंडिया के इलेक्शन होगा, इंडिया के लिए हम सेंट्रल असेंबली के लिए या स्टेट असेंबली के लिए जब भी चुनाव करवाएंगे, तो जितने भी इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ जो है सेंट्रल में गवर्नमेंट बना सकती है। फुल्ली उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस जो है सेंटर में गवर्नमेंट बना सकते, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि उनको जो है थोड़ा सा हम अधिकार दे देंगे कि हाँ, अगर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर वो शासन कर सकते थे। तो ये देखो 1909 से लेके 1935 तक बहुत बहुत सारे इंडियंस थे, वो जब चुनाव लड़ते थे तो जीत करके कहाँ पहुँचते थे, सेंट्रल असेंबली में पहुँचते थे या स्टेट की असेंबली में पहुँचते थे। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट काम बेसिकली कैसे करती है कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में जा रहे हैं तो कानून कैसे बनाते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, ऑफिसर्स के साथ कैसे डील करते हैं, कोई भी एजेंडा कैसे तैयार करते हैं। तो ये धीरे 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 क्या हुआ कि इंडियंस जो है इनके साथ, अंग्रेजों के साथ रहते रहते ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। और सीखते सीखते 1935 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में सीख लिया था कि आखिर गवर्नमेंट को अगर एक दिन अगर हमको अंग्रेज छोड़ के चले जाते हैं तो इतनी बड़ी इंडिया कंट्री को हम चलाएंगे कैसे, इसका बहुत ज़्यादा तजुर्बा जो है हमारे इंडियन लीडर्स के पास हो चुका था। समझ में आई बात? तो ये पहली चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात इन्होंने उठाई थी मोतीलाल नेहरू जी ने। उसके बाद में कि जो हमारे वहाँ के, अभी मैं इसी चीज़ को समझा रहा था कि पार्टिसिपेशन जो हो रहा था ना कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली में, तो जब इंडियंस जो है इन जो है इलेक्शंस में भाग लेते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और स्टेट में गवर्नमेंट बनाते थे चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो उनको जो है रूल कैसे करना है एज ए रूलर जो है इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिल रही थी, हेल्प मिल रही थी, एक्सपीरियंस हो रहा था। तो ये धीरे धीरे अब यही जो एक्सपीरियंस मिल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प किया। ऊपर से जो हमारे लीडर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी 1789 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अवेयर थी। फ्रेंच में रिवोल्यूशन, फ्रेंच एक देश है, अभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा मैं। पहला ही चैप्टर है फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन यानी फ्रांस की जो क्रांति थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। और वहाँ पे भी जिससे राजा का शासन हुआ करता था, लोगों ने जो है मोटा मोटी ये समझो कि राजा को उखाड़ फेंका और कहा कि नहीं, हमारे वहाँ तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जो हमारा लीडर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, जनता के द्वारा वोट दे के चुना जाए। तो हमारे जो इंडियंस थे उनके में भी दिमाग में ये था कि हम भी ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकते हैं और अपनी वहाँ की जो गवर्नमेंट है हम खुद जो है वोट दे करके चुनेंगे। ऊपर से जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी कि स्टेट में गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंटर में कैसे काम करती है, तो ये इंडियंस जो कि काम कर रहे थे उनके साथ, तो उनको इसके बारे में भी पता था, तो उसका भी आइडिया था। और तीसरा चीज़ ये बिल्स ऑफ यूएस। यूएस जो है ये देखो इसके 781 में 1781 में ऐसे ही करा 74 में, सॉरी 1784 में, यानी 1784 में अमेरिका में भी जैसे जो अंग्रेज शासन करते थे वहाँ पे, तो अमेरिकन्स ने वहाँ पे क्या करते, उनके खिलाफ बगावत कर दिया, अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दिया। तो वो जो है इंडिपेंडेंट हो गए थे कब, 1784 ईस्वी में ही। कौन, अमेरिकन। तो उन्होंने अपने देश में सबसे पहले डेमोक्रेसी बनाई और डेमोक्रेसी बना के उनके वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको ढेर सारे राइट्स दे दिए। उसी को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स में कि जो भी सिटीजन्स हैं उनके पास क्या क्या राइट होने चाहिए, उसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो ये हमारे इंडियंस को भी पता था। ऊपर से रसिया है, रसिया भी कंट्री जो है वहाँ पे भी एक बार वहाँ पे भी राजा का शासन हुआ करता था। तो वहाँ पे 1917 यानी 1917 में वहाँ की जो है लोगों ने क्या किया कि वहाँ का जो राजा था उसको राजगद्दी से हटा दिया और बोला कि नहीं, हमारे वहाँ राजशाही नहीं होगी, हम भी क्या करेंगे, चुनाव लड़ के ही अपने शासक को चुनेंगे। तो ये सारी जो विश्व के स्तर पे घटनाएं हो रही थी, ये 3 घटनाएं महत्वपूर्ण वाली, ये हमारे इंडियंस को क्या कर रही थी, अंदर से उनके अंदर में आत्मविश्वास ला रही थी, नेशनलिज्म की भावना हो रही थी कि हमको भी ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकना है और अपने देश को अपने स्तर से चलाना है। तो ये सारी चीज़ों का जो है फ़ायदा मिल रहा था। और ये जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, यही एक्सपीरियंस काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को राइट करने में।
ठीक है। उसी बीच में एक चीज़ और हुई थी। 1937 में इंडिया में इलेक्शन हुआ था, सेंटर के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। जब इलेक्शन हुआ था, जब तो इसमें क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी है उस थी, उन्होंने चुनाव लड़ा था और बहुत सारे स्टेट्स में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी और ये गवर्नमेंट लगभग 18 महीने तक काम की। फिर जो है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो इन्होंने जितने भी लोग थे यहाँ पे, नेता होता थे, सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। उसके पीछे दूसरी स्टोरी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 1937 से लेकर के 1939 तक के बीच में जो 2 साल का गैप है, इसके बीच में जो इंडियंस ने खुद गवर्नमेंट चलाई थी, तो इसका भी उनको अनुभव था। अब ये जितने भी अनुभव हो गए थे इनको, अब यही हेल्प किया किस बात के लिए कि जब हम इंडिया आज़ाद हो गया तो उसके बाद में क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए। अब देखो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई और ख़त्म कब हुई थी, 1945 में। जब 1945 में ख़त्म हुई तो उसके बीच में हमारे इंडिया में 1942 में स्टार्ट हो गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। सबको याद होगा, क्लास 8 में मैंने सारी हिस्ट्री में पढ़ा रखी है ये। तो 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और तो अब अंग्रेजों के अंदर में ये डर हो गया कि अब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम इंडिया में शासन नहीं कर पाने वाले हैं। एक तो ये जापान के कारण वो डरे हुए थे, अमेरिका के कारण डरे हुए थे, और इंडियंस ने इधर बगावत कर दिया था। तो इनको अब ये लग गया कि भैया बोरिया बिस्तरा अपना पैक करना है और अपने देश लौटना है। तो वो लौटने के लिए क्या हुआ कि उन्होंने एक मिशन भेजा था। क्रिस्टोफर क्रिस्प करके एक व्यक्ति थे, उनके वो मंत्री थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट में वहाँ लंदन में। तो उनके लिए उनके साथ 2 लोग और आए थे, यानी 3 लोगों की एक टीम थी, जिसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। जिसको बोलते थे हम लोग उस टाइम बोलते थे कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन आई कब, 1946 में। और आके उन्होंने ये बोला कि 1947 के 1947 के जुलाई तक हम इंडिया को छोड़ देंगे और छोड़ के हम चले जाएंगे, ब्रिटिशर्स छोड़ जाएंगे। लेकिन छोड़ने से पहले हम ये चाहते हैं कि जो इंडियंस हैं, हाँ, इंडियंस का जो इंडिया के जो गवर्नमेंट हम किसी रिस्पॉन्सिबल हाथों में दे के जाए, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे के जाएँ, या कि वो जो है इस गवर्नमेंट को क्या कर सके, इस इतने बड़े देश को आसानी से चला सके। तो उन 1946 में जब ये आई कैबिनेट मिशन, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जब तक छोड़ के जा रहे हैं तब लोग आप लोग अपनी सहमति से देश को कैसे चलाना है एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लीजिए। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लिखना था देश का, ढेर सारे कानून बनाने थे। तो वो कानून बनाने के लिए क्या था कि कई लोग एक साथ में आए। उसी अब जितने सारे लोग आए तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बहुत सारे लोग, उसके लिए चुनाव हुआ। ये चुनाव हुआ जुलाई 1946 में। 1946 में इसके लिए चुनाव हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखना और देश के अलग अलग राज्यों से कुछ ना कुछ लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आने चाहिए। तो इसके लिए चुनाव कराया गया। जुलाई 1946 में चुनाव कराया गया और उस चुनाव में टोटल 299 लोग जीते थे। तो ये 299 लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको बैठ के ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फ्रेम करना है। कब तक, 1950 से पहले तक इसको कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद इसको इनेक्ट कर देना है। लेकिन अब जब तक ये लिखा ही जा रहा था तब तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता होगा ना मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, नहीं पता? मैं बताता हूँ। एक तरफ थे महात्मा गांधी, दूसरी तरफ थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना। जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि हिंदुओं का राष्ट्र हो, मतलब वो चाहते थे कि इंडिया बने, और मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे नहीं। वो क्या कर रहे थे कि जब ब्रिटिशर्स से उन्होंने ये बोला कि अगर आप ये छोड़ के जाओगे तो हमको मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, उसी पर ठान लिए थे कि नहीं हमको चाहिए अलग देश, बनाना है बनाना है बनाना है। तो इसको लेकर के बहुत सारे जो हिंदू और मुस्लिम में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हुए, कई लाखों लोग मारे गए। हिंदू मुस्लिमों को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खून खराबा हुआ। और गांधी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरे जिंदा रहते जो है इंडिया को 2 टुकड़ों में अंग्रेज बांटेंगे। इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल नहीं हुए। कहे कि जब मेरा देश ही बट जाएगा, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी न्यौछावर कर दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए,
और वो देश जब दो टुकड़ों में बट जाऊंगा तो मैं देश के विकास में कुछ भाग नहीं लूंगा, और मैं क्या करूंगा, लोगों की सेवा में बाकी की जो 2-3 साल की ज़िंदगी है मैं उसमें गुजार दूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गांधी जी शामिल नहीं हुए, और हुआ भी वैसा। 14 अगस्त 1947, यानी हमारे 15 अगस्त, एक दिन पहले जो है बोला ये गया कि इंडिया जो दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पाकिस्तान बन गया, दूसरा हिंदुस्तान बन गया है, जिसको इंडिया बोलते हैं। तो अभी जो 299 लोग थे, अब इसमें जो है पहले, अब क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, अब ये हुआ कि ठीक है आप अपना अलग देश बनाएंगे तो आपका भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो उनके लिए पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग बैठ गई, और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग बैठ गई। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लिए जिम्मेदारी गई थी, बहुत सारी कमेटी बनी थी। जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेन चैप्टर्स कौन कौन से होंगे, आर्टिकल कौन कौन से होंगे, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये अकेले नहीं थे, इनकी टीम में 7 लोग थे, हेड ये थे, चेयरमैन थे। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रेडी हो गया था, और इसको जो है 26 जनवरी 1950 को इसको हमने क्या कर दिया, पूरे देश में लागू कर दिया, और इंडिया को क्या घोषित कर दिया, रिपब्लिक। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने इंडिया का, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है माइंड को कि हमारी कंट्री आखिर में बेसिकली करना क्या चाहती है, एंड ये सारी चीज़ें। अब इसमें जितने भी कानून बनाए गए ना, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम में, भाग थे, टोटल 14 भाग थे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जितने भी यहाँ पे कानून बनाए गए थे, तो उन हर एक कानून पे वो उसके मायने को, उसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता था, डिबेट होता था, उस पर विवाद होता था, चर्चा होता था। उसके बाद में ही अब ये जो विवाद होता, क्लास बाई क्लास इस पे चर्चा होती थी, 299 लोग बैठ के चर्चा करते थे, और चर्चा करने के बाद में उसी चीज़ को जो है बहुत हज़ारों संशोधन हुए जो भी प्रपोजल किया जाता था उसमें हज़ारों संशोधन होते थे, फिर उसको संविधान में लिखा गया। और फाइनली जब ये बन के तैयार हुआ तो पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। और इसकी जो गाइडिंग वैल्यू थी, गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, इसका मेन मोटो क्या है, तो मेन मोटो को बोलते हैं प्रियम्बल, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात कर रहा है। जो महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये क्या इन्होंने प्रॉमिस किया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा कि हम एक ऐसा देश बनाने का, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो सारे लोगों के पास इक्वलिटी होगी, सारे लोग हारमोनी में एक साथ रहेंगे, और सारे लोगों को हम फ्रीडम देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ ट्रेडिंग होगी, राइट टू, सारी चीज़ें सब चीज़ देंगे जितना अंग्रेजों ने हमको नहीं दिया, अत्याचार के वो कुछ नहीं होने वाला है हमारे साथ। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है सारे लोगों से वादा किए, और बन के तैयार हुआ हमारा प्रियम्बल, जो क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी टोटल की टोटल फिलॉसफी क्या है। अब जो प्रियम्बल है ये क्या बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, और किस आधार पे इसको बनाया गया है। तो इस प्रियम्बल में किन किन चीज़ों के बारे में बात किया गया, प्रियम्बल में बात किया सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी का मतलब हो गया कि कंट्री के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है तो इंडियन की गवर्नमेंट इतनी सक्षम होगी कि वो डिसीजन ले सकती है। सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब हो गया कि अगर गवर्नमेंट कुछ वेल्थ जो है जनरेट कर रही है, अगर गवर्नमेंट के पास कुछ धन आ रहा है तो वो धन गवर्नमेंट के पास नहीं होना चाहिए, समाज में जितने लोग हैं उनको जो है वो धन जो है उनको बांट देना है। उसके बाद में सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया कि हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, जिस व्यक्ति को जो धर्म मानना वो माने, जिस भगवान की पूजा करना हो पूजे पूजे, जिसको नहीं मानना मत मानना, ये सब चीज़ अलाउ रहेगा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया कि हमारे वहाँ की जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा चुनी जाएगी, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम होगी। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा नेता होता है, सबसे बड़ा जो पोस्ट अधिकारी, राष्ट्रपति, वो कौन हो सकता है, इंडिया का सिटीजन कोई भी हो सकता है, उसको रिपब्लिक बोलते हैं। उसके बाद क्या हमने बोला, हमने बोला जस्टिस देंगे, सबको न्याय देंगे, सबको
लिबर्टी देंगे, सबको इक्वलिटी देंगे, सबको फ्रेटर्निटी देंगे। ये सारी चीज़ें बात कही थी। और ये आपको याद है ना कि जब मैंने वो सिलेबस में करा रहा था शुरू शुरू में, तो मैंने बोला था कि सबको अपने कॉपी पे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल लिखना है। तो यही वो प्रियम्बल है जो मैंने आपसे बहुत पहले लिखवाई, इसको आप पढ़ेंगे फिर याद करेंगे, ठीक है ना। और हर एक वर्ड की मीनिंग जो मैंने समझाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये देखिए, ये लिखा है वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। जैसे जो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये लिखा गया है, ये इंडिया का प्रियम्बल है, ठीक है। और ये जो प्रियम्बल है ये है यूएसए का, अमेरिका का। और ये नीचे वाला जो है ये है किसका, साउथ अफ्रीका का। आप इसको पढ़ लेंगे, दोनों में सेम चीज़ें की गई हैं। बेसिकली दोनों लोग ये बोल रहे हैं कि हम अपनी कंट्री ऐसी कंट्री को बनाना चाहते हैं जो हमारे सारे लोगों के पास क्या होगी, इक्वालिटी होगी, सारे लोगों के पास फ्रीडम होगा, सारे लोगों को हम जस्टिस देंगे। ये भी यही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं। और इंडिया ने भी इन्हीं को कॉपी करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को डाला। तो बात आ गई समझ में, यही चैप्टर आपका एंड होता है। ओके, थैंक